बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सरतान के बारे में जिससे बचा भी जा सकता है और जिसका इलाज भी मुमकिन है। जी हाँ, ए प्रिवेंटेबल कैंसर, कैंसर ऑफ द सर्विक्स, यानी रहम के मुंह का सरतान। सरतान किसे कहते हैं? हमारे जिस्म में खुलियों की नॉर्मल नशोनुमा होती है, लेकिन जब ये नशोनुमा बेकाबू हो जाती है और जिस्म के कंट्रोल में नहीं रहती तो इसको सरतान कहते हैं। और सर्विक्स किसको कहती हैं? रहम का सबसे नीचे वाला हिस्सा जो लंबूतरा होता है उसको सर्विक्स कहा जाता है। और इस कैंसर के बारे में, यानी रहम के मुंह के सरतान के बारे में, दो बातें बहुत ख़ास हैं। एक तो ये कि ये नौजवान ख़वातीन का कैंसर है। आमतौर पर 40 साल से ज़्यादा उम्र की ख़वातीन या सिन-ए-यास के बाद की ख़वातीन में इस कैंसर होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जब इंसान अपनी ज़िंदगी के आखिरी अदवार में पहुंचता है और उम्र ज़्यादा हो जाती है तो उस वक्त खलियों की नशोनुमा मुतासिर होने की वजह से भी कैंसर के इम्कानात बढ़ जाती हैं। लेकिन ये ऐसा कैंसर है जो 40 साल से कम उम्र की शादीशुदा ख़वातीन में होता है। लेकिन इसके बारे में एक अच्छी बात यह है कि इसका इलाज किया जा सकता है और इससे बचाव भी मुमकिन है। अगर तशख़ीस जल्द हो जाए और इलाज जल्द शुरू हो जाए तो इस कैंसर से मुकम्मल सेहतयाबी हो जाती है। इससे पहले कि हम कैंसर की अलामात के बारे में बात करें, ये तस्वीर देखनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि इसमें एक तरफ ये दिखाया गया है कि एक नॉर्मल सर्विक्स जो है वो किस तरह से नज़र आता है, और जो दूसरी तस्वीर उसके साथ ही है उसमें एक ऐसा सर्विक्स दिखाया गया है जिसमें कैंसर की अलामात ज़ाहिर हो रही हैं या कोई ऐसा इन्फेक्शन भी हो सकता है जो बाद में जाकर कैंसर की सूरत में नमूदार हो। तो इससे हमें ये वाज़े तौर पर देखने में मदद मिलती है कि कैंसर वाला सर्विक्स कौन सा है और नॉर्मल सर्विक्स कौन सा है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कोई अलामात ज़ाहिर नहीं होती और कोई ख़ातून जब अपने डॉक्टर के पास जाती है और रूटीन का चेकअप होता है जिसमें एक पैप स्मेयर किया जाता है जो कि एक टेस्ट है, तो उस पर यह तशख़ीस होती है कि खुदा न खास्ता कैंसर जो है वो मौजूद है। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा है कि बहुत सारी अलामात भी होती हैं, जैसे जो ख़वातीन का एक माहाना निज़ाम है उसके अलावा बाकी दिनों में उनके अंदरूनी हिस्से से खून का बहना या खून का आना, और इसी तरह से ऐसी नागवार बू जो आम जिस्मानी बू से मुख्तलिफ है और जिसको बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, ये भी कैंसर की अलामत है। मेरी एक मरीज़ा ऐसी बू की वजह से उनकी तशख़ीस हुई और उसके बाद उनका कामयाब इलाज हुआ और आज वो एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रही हैं। इसी तरह इज़दवाजी ताल्लुक़ के दौरान शदीद तकलीफ़ होना, दर्द होना या खून आना उसके बाद, या फिर कमर के निचले हिस्से में शदीद तकलीफ़ होना, ये सब कैंसर की अलामात हो सकती हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं इन अलामात की, लेकिन अगर किसी खातून में ये सारी अलामात मौजूद हैं या इनमें से कोई अलामत मौजूद है तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपने डॉक्टर को दिखाएं और उसके बाद इस बात की तशख़ीस की जाए कि इन अलामात की या इस दर्द की या इस जो खून आना है उसकी वजूहात क्या हैं। तो तशख़ीस के लिए डॉक्टर पहले आपसे कुछ सवालात पूछेंगे, यानी हिस्ट्री लेंगे। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन किया जाएगा जिसमें आपका अंदरूनी मुआयना भी होगा और अपनी आंखों की मदद से डॉक्टर देखेंगे कि सर्विक्स जो है वो किस तरह से है, क्या वो नॉर्मल है या उसके ऊपर कोई ऐसी अलामात पाई जाती हैं जिनमें कैंसर हो सकता है। फिर आपका एक टेस्ट लिया जाएगा जिसको पैप स्मेयर कहती हैं। ये टेस्ट बहुत सादा है और आमतौर पर इसके साथ दर्द नहीं होता, और बाज़-औक़ात ये अकेला किया जाता है और बाज़-औक़ात इसके साथ एक दूसरा टेस्ट है जिसको HPV टेस्ट कहते हैं, यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। इन दोनों को इकट्ठे किया जाता है। और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इसलिए बहुत अहम है कि जदीद तहकीक ये साबित करती है कि सर्विकल कैंसर के या कैंसर ऑफ द सर्विक्स के तकरीबन सारे केसेस जो हैं वो HPV इन्फेक्शन की वजह से ही होते हैं। इन टेस्टों को लेबॉरेटरी में भेजा जाएगा और फिर इनका नतीजा आएगा। इसी तरह अगर डॉक्टर महसूस करे या तशख़ीस वाज़े ना हो तो फिर एक और टेस्ट किया जाता है जिसको कोल्पोस्कोपी कहती हैं, जो कि सादा टेस्ट है और डॉक्टर अपने क्लिनिक में ही ये टेस्ट करती हैं। इसके लिए जो है वो दर्द कश दवाई या टीका डॉक्टर आपको लगा सकती हैं, या फिर ये कि वो लोकल एनेस्थीसिया दे देंगे। और उसके बाद फ़िल्टर की मदद से और बग़ैर फ़िल्टर के भी कैमरे की मदद से जो है वो सर्विक्स को देखा जाता है और उसको काफ़ी मैग्नीफाई किया जाता है, यानी बड़ा करके देखा जाता है, ताकि अगर उसमें नॉर्मल के अलावा कोई अलामात हैं जैसे नए खून की वरीदें बन रही हैं या कोई ज़ख़म उसके ऊपर है तो उसका मुआयना किया जाता है। इसी तरह से एक दवा है जो बहुत सादा दवा है, एसिटिक एसिड, उसको उसके ऊपर डाला जाता है और इस दवा के डालने के बाद जो एबनॉर्मल खलिए हैं वो उनका रंग तब्दील हो जाता है और फिर ज़रूरत के मुताबिक डॉक्टर जो है वहाँ से ऐसे मुतासरा हिस्से से जहाँ पर उसे शक हो वो बायोप्सी ले लेते हैं।
और कई बार ये भी होता है कि कैंसर इतना वाज़ेह होता है कि डायरेक्ट उससे बायोप्सी ले ली जाती है। तो इन सब के बाद जब तशख़ीस हो जाती है तो उसके बाद तशख़ीस ही का एक हिस्सा है जिसको कैंसर की स्टेजिंग कहते हैं। स्टेजिंग का मतलब ये होता है कि ये देखा जाता है कि कैंसर कितना ज़्यादा फैल चुका है या इसका फैलाव कितना है, और ये इसलिए अहम है कि आइंदा होने वाले इलाज का सारा इन्हिसार जो है वो कैंसर स्टेजिंग के ऊपर है। सर्विकल कैंसर की भी बाकी कैंसर की तरह 4 स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 में ये सिर्फ सर्विक्स के अंदर होता है। स्टेज 2 में ये सर्विक्स से निकल कर थोड़ा सा बाहर आ जाता है। स्टेज 3 में ये इर्द गिर्द के टिश्यूज़ तक फैल जाता है और लिम्फ नोड्स में या गुदूदों तक चला जाता है। और स्टेज 4 में ये कैंसर जो दूर दराज के अज़ा हैं, जैसे हड्डियाँ हैं या लंग्स हैं या फिर जिगर है या लिवर है, वहाँ तक ये कैंसर फैल जाता है। ये स्टेजिंग करने के बाद अगला मरहला फिर उसके बाद आता है कि इस कैंसर का इलाज कैसे किया जाए। जो स्टेज 1 और स्टेज 2 का अर्ली कैंसर होता है उसके इलाज सर्जरी से किया जाता है। और 2 तरह की सर्जरी होती है, एक को रेडिकल हिस्टेरेक्टमी या वर्दहाइम्स हिस्टेरेक्टमी कहती हैं। वर्दहाइम उन डॉक्टर का नाम था जिन्होंने ये ऑपरेशन ईजाद किया था और उसकी बदौलत बहुत सारे मरीज़ जो हैं उनको अल्लाह ताला ने सेहत अता की थी, तो इसलिए उनके नाम पर इसको वर्दहाइम हिस्टेरेक्टमी या वर्दहाइम रेडिकल हिस्टेरेक्टमी कहा जाता है, जिसमें रहम को पूरा निकाल दिया जाता है, सर्विक्स पूरा निकाल दिया जाता है, उसके इर्द गिर्द जितना टिश्यू है काफ़ी ज़्यादा उसको निकाल दिया जाता है और लिम्फ नोड्स निकाल दी जाती हैं। दूसरा प्रोसीजर जो किया जाता है उसको रेडिकल विजाइनल ट्रिकिलेक्टमी कहते हैं, जिसमें रहम को छोड़कर सिर्फ जो है वो सर्विक्स और उसके इर्द गिर्द का हिस्सा और लिम्फ नोड्स निकाली जाती है। और ये उन ख़वातीन में किया जाता है जिनकी फैमिली अभी कंप्लीट नहीं होती और वो चाहती हैं कि अभी उनकी और औलाद हो। कैंसर के बाद जो है सर्जरी के बाद जो अगला तरीका है, उसके बाद आपका डॉक्टर ये फ़ैसला करेगा कि आपको एडजुवेंट थेरेपी की ज़रूरत है, यानी सर्जरी के बाद, और जो बाकी मानदा सरतान ज़दा खलिए हैं उनको शुआओं के ज़रिए से जलाया जाता है ताकि कैंसर के दोबारा आने का एहतमाल ख़त्म हो जाए या बहुत कम हो जाए। शुआओं के ज़रिए जलाने को रेडियोथेरेपी कहती हैं। और कुछ ख़वातीन ऐसी भी हो सकती हैं कि जिनको दवाओं के ज़रिए इलाज की भी ज़रूरत पड़े, जिसको कीमोथेरेपी कहती हैं। और जो स्टेज 3 और 4 का कैंसर है उसमें आमतौर पर ऑपरेशन नहीं किया जाता, उसमें रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी के ज़रिए से ही इलाज किया जाता है। हाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मरीज़ की ज़िंदगी को पुरसुकून रखने के लिए पैलिएटिव सर्जरी भी की जाती है। तो ये तो कैंसर का इलाज था। अब एक दूसरी कंडीशन है जिसको हम कहते हैं CIN यानी सर्विकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया, यानी जिसको ये कैंसर तो नहीं है लेकिन इसमें जो सर्विक्स की बाहर वाली झिल्ली है जिसको एपिथेलियम कहा जाता है, उसके सेल्स जो हैं वो नॉर्मल से तब्दील होकर डिस्प्लास्टिक हो जाते हैं, यानी उनके अंदर तब्दीली आ जाती है। इसकी 4 स्टेजेस हैं, लेकिन इससे पहले कि हम इस पर बात करें थोड़ी सी बात हम करती हैं इसको समझने के लिए कि इस तस्वीर में ये दिखाया गया है कि सर्विक्स के 2 हिस्से हैं, एक अंदर वाला और एक बाहर वाला। जो अंदर वाला हिस्सा है उसकी सबसे बाहर वाली झिल्ली पतली होती है, जैसा कि जिस्म के सारे अंदरूनी अज़ा की होती है। इस झिल्ली को हम एपिथेलियम कहते हैं और इसका ये सिर्फ एक लेयर का कोलमनर एपिथेलियम है। जो बाहर वाला सर्विक्स का हिस्सा है उसकी जो बाहर वाली झिल्ली एपिथेलियम है वो काफ़ी मोटा होता है और उसमें कई लेयर्स होती हैं। और उसकी वजह ये होती है कि जैसे कि हमारी जिल्द है कि इसका वास्ता बाहर के वेयर एंड टेयर से पड़ता है, इंजरी भी हो सकती है, कोई सोजिश भी हो सकती है, बैक्टीरिया भी होते हैं, तो इनसे महफूज रखने के लिए ये वाली झिल्ली जो है वो अल्लाह ताला ने मोटी काफ़ी बनाई है। और ये वाला एपिथेलियम जो है ये हमारी जिल्द से काफ़ी मिलता जुलता है। इस एपिथेलियम के साथ जो है ये जहाँ पर ये दोनों एपिथेलियम मिलते हैं उसको स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन कहा जाता है या उसको ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहा जाता है। और ये एरिया इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसकी अहमियत है कि हमेशा कैंसर या CIN की इब्तिदा यहीं से होती है। और CIN1 हम कहते हैं जब जो है वो 1/4 हिस्सा जो एपिथेलियम का है वो डिस्प्लास्टिक सेल से रिप्लेस हो जाए। CIN2 होता है जब तकरीबन आधा हिस्सा जो है वो डिस्प्लास्टिक सेल्स रिप्लेस कर दें एपिथेलियम का या सर्विक्स का। और CIN3 कहते हैं जब पूरे का पूरा या थोड़ा सा बचा के बाकी सारा जो एपिथेलियम है वो रिप्लेस हो जाए इन डिस्प्लास्टिक सेल्स के साथ। और इसी तरह से स्टेज 4 है जब पूरे का पूरा एपिथेलियम इसमें तब्दील हो जाए। जब एपिथेलियम को तोड़कर सेल्स बाहर आ जाती हैं तो फिर इसको कैंसर कहा जाता है। लेकिन उससे पहले तक ये CIN या इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया ही कहलाता है और ये कैंसर नहीं होता। और इसका इलाज भी जो है वो निस्बतन आसान है और लेकिन इसके लिए भी बाकायदा फॉलोअप की ज़रूरत होती है। और इसका जो इलाज है वो काफ़ी आसान है, इसके लिए इतने बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती जैसी हमें सरतान के लिए होती है।
इसमें रहम और सर्विक्स जो है उनको मुकम्मल तौर पर बचा लिया जाता है और इसमें प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है और ख़ातून बाद में इसी तरह से हामला हो सकती हैं और वो अपनी फैमिली को कंप्लीट कर सकती हैं। इसके लिए जो है वो कौन से प्रोसीजर इनकी भी हम बात करेंगे, और उससे पहले ये भी कि बाज़ औक़ात ये कैंसर इतना ज़्यादा फैला हुआ CIN इतना ज़्यादा फैला हुआ नहीं होता और उसके लिए सिर्फ फॉलोअप की और पैप स्मीयर की, बायोप्सी की और कॉल्पोस्कोपी की ज़रूरत होती है। तो CIN के लिए जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं उसमें एक प्रोसीजर है लीप, जिसका मतलब है लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर, जिसमें एक औज़ार के ज़रिए से जो बिजली से चलता है CIN वाले सारे हिस्से को निकाल दिया जाता है और उसके इर्द गिर्द 1 सेंटीमीटर तक जो हिस्सा है उसको भी निकाल दिया जाता है, ताकि CIN के कोई भी जो है हिस्सा उसका बाकी ना रहे और उसके सारे बाकियात जो हैं वो निकाल लिए जाएं। और उसके बाद उसको लेबॉरेटरी में टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है और अगर सब कुछ नॉर्मल हो तो आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती हैं। ये तो एक तरीका था जो इसके लिए इख्तियार किया जाता है। उसके बाद जो दूसरा तरीका इसके लिए इख्तियार किया जाता है इसके इलाज के लिए, उसको कहा जाता है कोनाइजेशन। उसमें जिस तरह की हम आम खाने वाली कोन आइसक्रीम देखते हैं, इस तरह कोन की शक्ल में जो है उसको सारे इस हिस्से को जहाँ पर के CIN की अलामात मौजूद होती हैं उस सारे हिस्से को निकाल दिया जाता है और उसको जो है वो लेबॉरेटरी में टेस्ट के लिए भेज दिया जाता है और इसके बाद खातून एक ऐसी ज़िंदगी गुजार सकती है जैसे कि एक नॉर्मल खातून गुजारती है। तीसरी ऑप्शन जो है वो है हिस्टेरेक्टमी। अगर कोई ऐसी खातून है जिनकी फैमिली जो है वो मुकम्मल हो चुकी है या वो उम्र की ऐसी हद पर हैं जहाँ पर और औलाद होने के इम्कानात नहीं है या किसी भी वजह से उनके लिए डॉक्टर के पास बार बार आना मुमकिन नहीं है, तो उनके लिए भी बेहतरीन ऑप्शन ये है कि उनकी हिस्टेरेक्टमी हो जाए। हिस्टेरेक्टमी का मतलब है यानी रहम और सर्विक्स दोनों को निकाल दिया जाए। जब ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद CIN के दोबारा आने के इम्कानात तकरीबन सिफ़र हो जाएंगे। और बाज़ ऐसे केसेस होती हैं जिनमें जैसे CIN 1 है या बहुत इब्तदाई स्टेजेस का CIN है, तो उसमें बजाय ऑपरेशन के या लीप के या कोन के या हिस्टेरेक्टमी के सिर्फ फॉलोअप की ज़रूरत होती है। और ऐसा भी हो सकता है कि CIN 1 सारी उम्र के लिए CIN 1 ही रहे या CIN जो है 2 जो है वो सारी उम्र के लिए इसी स्टेज पर रुक जाए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यह आगे बढ़ जाए। अब उसके बाद अगली बात आती है कि ऐसी सर्जरी के बाद और इस ट्रीटमेंट के बाद CIN के क्योर होने के कितने इम्कानात होते हैं। तो इसके बारे में जो तहकीक ने साबित किया है वो ये है कि 90% से ज़्यादा ख़वातीन CIN की ट्रीटमेंट होने के बाद मुकम्मल तौर पर शिफायाब हो जाती हैं और उनको किसी और इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक कलील मिक़दार ऐसी ख़वातीन की हो सकती है कि जिनको इसके लिए जो है वो मज़ीद इलाज की ज़रूरत हो और उसके लिए फिर जो है वो दूसरे तरीके जो हैं वो इख्तियार किए जाते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज हो जाने के बाद इसका काम मुकम्मल नहीं हो जाता। इसके लिए आपको एक ख़ास अरसे तक फ़ॉलोअप की ज़रूरत होती है। उसके लिए इस बात की ज़रूरत होती है कि आप डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लें, यानी जो भी मरीज़ है, और डॉक्टर फिर एग्ज़ामिनेशन करेंगे, चेकअप करेंगे, पैप स्मीयर लेंगे। अगर तो पैप स्मीयर ठीक आता है तो उसके बाद वो आपको अगली अपॉइंटमेंट दे देंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई मसला आता है तो इस सूरत में फिर अल्ट्रासाउंड की भी ज़रूरत पड़ सकती है और ज़रूरत के मुताबिक और हर मरीज़ की कैफियत के मुताबिक एक्सरे या CT स्कैन या MRI, इनमें से कोई भी टेस्ट जो है वो आपका डॉक्टर आपको लिख के दे देगा या मरीज़ को लिख कर दे देगा और उसके मुताबिक फिर जो है वो मरीज़ को उस चीज़ को फ़ॉलो करना होगा कि वो इसको कैसे दोबारा कब दिखाएंगे डॉक्टर को। एक और चीज़ जो कि बहुत अच्छी नहीं है और वो है रिकरेंस, यानी कैंसर के बारे में इस चीज़ का एहतमाल भी होता है, इम्कान भी होता है कि एक दफ़ा बीमारी ख़त्म होने के बाद दोबारा से आ जाए। इसको रिकरेंस कहते हैं। और रिकरेंस के लिए फिर मुख्तलिफ़ तरह के इलाज हैं जो मरीज़ की कैफियत के मुताबिक डॉक्टर आप डिसाइड करेंगे। हमारी सेहत हमारी ज़िम्मेदारी है और जितना डॉक्टर का हिस्सा है उससे कहीं ज़्यादा हिस्सा हमारा अपना है, इसलिए कि सेहत एक बड़ा सरमाया है और इसका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इस ज़िम्मेदारी को पूरे तरीके से अदा करने के लिए जो सरतान के या कैंसर के मरीज़ हैं उनकी ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और उसमें एक पहला हिस्सा ये है कि अपने डॉक्टर को दिखाइए। जब भी अपॉइंटमेंट है उस अपॉइंटमेंट पर ज़रूर पहुँचिए। अगर खुदा न खास्ता अपॉइंटमेंट से पहले कोई और अलामात महसूस होती हैं या कोई चीज़ आपको नॉर्मल से या रूटीन से हट कर लगती है तो इसके लिए अपने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लीजिए। अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर का आपको समझना और आपका डॉक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो पूछने ज़रूरी होते हैं, जैसे ये सवाल कि क्या
इलाज कराना ज़रूरी है। इसी तरह ये सवाल भी ज़हन में उभरता है कि अगर इलाज ना कराया जाए तो फिर मेरी सेहत के इम्कानात क्या होंगे। इसी तरह जब कोई भी तरीका इलाज डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करता है तो ये पूछना कि इस तरीका इलाज के फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं, इसी तरह इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ताकि अपनी बीमारी को और अपने इलाज को अच्छी तरह से समझा जा सके। और एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि जो टेस्ट भी डॉक्टर लिख कर दें वो टेस्ट ज़रूर कराए जाएं, और जो इलाज भी डॉक्टर बताता है या जो दवा भी डॉक्टर देता है वो दवा जो है वो इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ज़रूरी है। इसको पूरी तरह से फ़ॉलो कीजिए और अल्लाह करे कि जितने भी ऐसे मरीज़ हैं जिनको ये रहम का कैंसर है, अल्लाह ताला उनको शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमाए। एक और सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि क्या इस सरतान के बाद जो है वो ख़ातून माँ बन सकती है। तो ऐसा मुमकिन हो सकता है, अगर रहम नहीं निकाला गया तो इस सूरत में वो ख़ातून माँ बन सकती हैं। और इसके लिए जो महफूज अरसा है वो 6 महीने से 12 महीने है, यानी जब इलाज मुकम्मल हो जाए तो उसके 6 महीने से 12 महीने के बाद जो है वो ख़ातून माँ बनने के लिए ट्राई कर सकती हैं। और ये अरसा इसलिए ज़रूरी है ताकि जिस्म को अपनी नॉर्मल हालत पर आने में कुछ वक्त मिल जाए और कुछ आराम मिल जाए। लेकिन वो ख़वातीन जिनको रेडिएशन या कीमोथेरेपी लगी है उनके इम्कानात जो है वो माँ बनने के नहीं हैं। एक और अहम सवाल जो है वो ये है कि क्या इस कैंसर से बचा जा सकता है। तो इसका जवाब है जी हाँ, इससे बचा जा सकता है। किस तरह से? वैक्सीन के ज़रिए से। HPV की वैक्सीन अवेलेबल है, और जैसा कि हमने पहले बात की है कि तकरीबन हर केस की बुनियादी वजह जो है वो HPV इन्फेक्शन है। तो अगर शादी के साथ ही, ये शादी से पहले जो है ये वैक्सीन लगवा ली जाए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसकी 3 डोजेज़ हैं। पहली डोज़ के 1 महीने के बाद दूसरी डोज़ और 6 महीने के बाद फिर तीसरी डोज़ लगती है। दूसरी बात ये कि अगर कोई खातून स्मोक करती हैं तो उनमें सरतान के इम्कानात बढ़ जाती हैं, इसलिए वो स्मोकिंग को क्विट कर दें, बंद कर दें। और तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है, इसलिए कि ये सरतान उन्हीं लोगों में ज़्यादा होता है जो अपने हलाल रिश्तों के अलावा और लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए मियाँ और बीवी दोनों के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने हलाल रिश्ते के साथ और अपने स्पाउस के साथ दयानतदार रहें। अगर वो ऐसा करेंगे तो इस कैंसर के इम्कानात बहुत कम हैं। और आखिरी चीज़ जो है वो पैप स्मेयर है। पैप स्मेयर इसको रोकता तो नहीं है, लेकिन इसकी जल्दी तशख़ीस में बहुत मददगार साबित होता है। और अगर रेगुलर पैप स्मेयर कराया जाए तो इस कैंसर को बहुत जल्दी पकड़ा जा सकता है। इसके लिए एक जो रूटीन है वो ये है कि 21 साल से लेकर 29 साल की ख़वातीन हर 3 साल के बाद जो है वो पैप स्मेयर का टेस्ट कराएं, और 30 साल से ऊपर की ख़वातीन से लेकर 65 साल की उम्र तक आम तौर पर ये कहा जाता है कि पैप स्मेयर और HPV टेस्टिंग हर 5 साल के बाद होनी चाहिए। अगर HPV टेस्टिंग नहीं कराई तो पैप स्मेयर हर 3 साल के बाद कराएं और फिर HPV टेस्टिंग हर 5 साल के बाद कराएं। तो ये थी चंद बातें जो सर्विकल कैंसर के बारे में थी। और अल्लाह का शुक्र है कि इससे बचा जा सकता है, इसकी क्योर हो सकती है, इसके बाद आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि इसकी जल्द तशख़ीस हो और इसका इलाज जल्द से जल्द शुरू किया जाए और डॉक्टर के मशवरे को पूरी तरह से फ़ॉलो किया जाए और उसके साथ ताउन किया जाए। आपके इस सिलसिले में कोई भी सवालात हों तो मुझे उनका जवाब देते हुए बहुत खुशी होगी, और उम्मीद है कि आपसे जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।